पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा। तो हमने परक्विजिट्स के बारे में समझने का स्टार्ट किया। परक्विजिट्स एक्चुअली बहुत वास्ट है, बहुत बहुत वास्ट है, पर हमारे सिलेबस के एंगल से वो जितना जरूरी है उतना हम करने वाले हैं। ठीक है, इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट ही बहुत बड़ा है, पर हमारे सिलेबस में पूरा कवर नहीं होता है। ओके, तो परक्विजिट का मतलब होता है सम एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर मैं जॉब कर रहा हूं किसी कंपनी में और मैं थोड़े मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हूं, तो मुझे कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर मैं हायर लेवल पे हूं, मान लो मैं डायरेक्टर लेवल पे हूं, तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिल सकता है, मैं अंदाजा देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मुझे पहले तो रहने के लिए घर देंगे। देखो मैं मिडिल लेवल पे हूं ना, तो रहने का भाड़ा देंगे कि ये ले बेटा, ये 20,000 रुपया महीना, 25,000 रुपया महीना, तेरे को जहां रहने का रहे। तो जिसको हम HRA बोलते हैं, राइट। बट अगर मैं डायरेक्टर लेवल पे है, तो मेरे को सी फेसिंग जहां कंपनी का फ्लैट होगा या कंपनी का बंगलो होगा, मुकेश अंबानी के बाजू के बिल्डिंग में, उधर मेरे को रहने के लिए जगह देंगे। ओके, डायरेक्टर लेवल पे। तो घर दिया मुझे, अब घर देंगे, गार्डन भी होगा, तो गार्डनर देंगे, सर्वेंट्स देंगे, कार देंगे। कार कार दो टाइप का कार हो सकता है। एक कार मेरे लिए आने जाने के लिए, ऑफिस के काम से, और मेरा फैमिली नाम का भी तो कोई चीज है कि नहीं, तो मेरे फैमिली के लिए दूसरा कार। ओके, फिर मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो पे करेंगे, फिर मेरा टेलीफोन बिल पे करेंगे, मेरे फैमिली का टेलीफोन बिल पे करेंगे, फिर मेरे फैमिली के, सॉरी मेरे फैमिली के नहीं, मेरे बच्चों की स्कूल फीस पे करेंगे, मेरे बच्चों की स्कूल फीस पे करेंगे। पहले जो हमने समझा था वो एजुकेशन अलाउंस था, यानी हर महीने ऐसा कुछ पैसा दे रहे थे, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। इधर बोलो किधर पढ़ता है तुम्हारा लड़का लड़की? अच्छा, धीरू भाई अंबानी में पढ़ता है, ओके, उसका हर महीने का जो फीस है लाख रुपया, वो हम पे करेंगे, कंपनी पे करेगी। फिर मुझे फैमिली के साथ बाहर जाने का है, डिनर पे जाने का है, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया मैंने, तो क्रेडिट कार्ड का बिल कंपनी पे करेगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई कंपनी क्यों ऐसा इतना सारा पे करेगी? तो कंपनी कंपनी है भाई, मैं कंपनी के लिए ऐसा कुछ कर रहा होऊंगा जिसके लिए कंपनी पे करेगी? हाँ बोलो ना बोलो। मैं उस पोजीशन पे रहूंगा दैट आई डिजर्व ऑल दिस परक्विजिट्स। अब मजे की बात है, इसके अलावा सैलरी भी मिलेगा। तो सैलरी इज इक्वल टू सेविंग हो गया ना फिर तो मेरा, डायरेक्टर का, क्योंकि सारा खर्चा कंपनी ने किया। तो डायरेक्टर लेवल पे पहुंचोगे तो ये सब हो सकता है। तो अभी बात यह है कि मुझे जो सैलरी मिला, चलो उस पर तो मैं टैक्स दूंगा ही दूंगा, पर ये जो परक्विजिट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट, उस पर टैक्स देना है या नहीं देना है, कैसे देना है, कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो बहुत वास्ट है वो पूरा का पूरा एरिया, जिसमें जितना जरूरी है उतना हम कर रहे हैं। तो हमने किया था, फ्री मील किया था हमने पहले, कि खाना दिया तो 50 रुपए के ऊपर अगर होगा तो चार्जेबल है। फिर हमने बोला ऑफिस एक्सपेंस के लिए रीइंबर्समेंट किया, हमने बोला पूरा एग्जाम्प्ट है। फिर हमारा मोबाइल बिल पे किया, बोला पूरा एग्जाम्प्ट है। फिर हमारा मेडिकल एक्सपेंस पे किया, तो गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट लिया है या एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है जिधर ट्रीटमेंट लिया है तो एग्जाम्प्ट है। पर अगर प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट लिया या फैमिली डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लिया, तो 15,000 तक एग्जाम्शन है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर 18,000 हमको दिया बॉस ने, तो 15,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अरे तेरी 3,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में आपको ये बताया था कि भाई मैं अगर एम्प्लॉयर है तो मैं सबको मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं दे सकता हूं भाई। कोई बीमार पड़ गया, एग्जाम्पल है, भगवान न करे किसी को कैंसर हो गया, तो कितना पैसा दे मेरे को देना पड़ेगा?
और अगर एम्प्लॉई को एक को दिया तो फिर सबको देना पड़ेगा, नहीं तो पार्शियलिटी का ब्लेम हो जाएगा मेरे पे। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं मेडिकल प्रीमियम पे करता हूं। मैं इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, उनको बोला देखो मेरे 1000 एम्प्लॉय हैं, सबका पॉलिसी निकालो, किसी को भी कुछ भी हो जाएगा, उसको या उसके फैमिली मेंबर को, तो आप पैसा देना। तो मैंने मेडिकल प्रीमियम पे किया, ग्रुप मेडिकल पॉलिसी निकाला, तो विच इज अ बेनिफिट फॉर एन एम्प्लॉय। तो वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ओके, ये एग्जम्प्ट वाले हमने सारे सीख लिए थे। अब थोड़ा सा जगह छोड़ो, 4-5 रोज छोड़ दो, अगर कुछ एग्जम्प्ट वाले बाद में ऐड करने हैं तो हम करेंगे। बी लिखो, टैक्सेबल परक्विजिट। बी, टैक्सेबल परक्विजिट। उसमें फर्स्ट लिखो, accommodation provided by employer। accommodation provided by employer। तो वो जो बात हो रही थी ना, सी फेस पे घर दिया, उसका वैल्यू, 1 साल का वैल्यू अगर रेंट का कितना होगा, उतना अमाउंट परक्विजिट करके टैक्सेबल होता है। ठीक है, एक और बार एग्जाम्पल देना है, फिगर हम को कैलकुलेशन नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं करना है, वो बता देंगे। एग्जाम्पल कि वर्ली सी फेस पे फलाना फलाना घर है जो डायरेक्टर को दिया गया है, और अगर वो घर 1 साल के लिए अगर किसी को रेंट पे दे कंपनी वाले, तो 5 लाख रुपया रेंट मिल सकता है। पर कंपनी ने रेंट पे ना देते हुए डायरेक्टर को दिया है रहने के लिए, तो डायरेक्टर के सैलरी में 5 लाख रुपया ऐड हो जाएगा एज हिज इनकम। एक और बार, कंपनी ने अपना खुद का घर डायरेक्टर को दिया रहने के लिए, तो अभी इनकम टैक्स वाला कंपनी से सवाल पूछता है कि भाई ये घर अगर भाड़े पे देते तो क्या होता, तो कंपनी ने बोला 5 लाख रुपए भाड़ा मिलता, तो कंपनी इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो वो डायरेक्टर का सैलरी में 5 लाख ऐड कर दो आप। ठीक है, तो अकोमोडेशन दिया वो। सेकंड लिखो, फ्री यूज ऑफ कार। फ्री यूज ऑफ कार फॉर पर्सनल पर्पसेस। अगेन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है, पूरा चार्ट बनाता हूं मैं सीए इंटर को जब पढ़ाता हूं तो, पर आपको पढ़ाऊंगा तब नहीं बनाऊंगा चार्ट, क्योंकि हमारे दायरे में नहीं है वो। तो वो दे देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि डायरेक्टर को कार दिया जो ऑफिस यूज पर्सनल यूज दोनों के लिए यूज करता है, और पर्सनल यूज का अमाउंट है 50,000 रुपया, ऐसे दे देंगे क्वेश्चन में। तो हमें सिर्फ 50,000 को आउटर कॉलम में लिखने का, बस और कुछ नहीं करने का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, LIC प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। LIC प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल देखो, प्रीमियम वर्ड से मत जाना, किसका प्रीमियम है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलग होता है, मेडिकल प्रीमियम अलग होता है। दोनों में क्या फर्क है, एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैं टपक गया और कंपनी पैसा देगी, उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। और अगर मैं बीमार पड़ा और हॉस्पिटल में गया, उसके लिए जो पैसा देंगे उसको मेडिकल प्रीमियम बोलते हैं। गवर्नमेंट के एंगल से सोचो जरा, गवर्नमेंट बोलती है भाई मेडिकल प्रीमियम पे हम एग्जाम्पशन दे देंगे, पर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे एग्जाम्पशन नहीं देंगे। तो एग्जाम्पल, मैंने मेरा पॉलिसी लिया, मेरे लाइफ का, किसके, मेरे फैमिली के लिए, अब उसका प्रीमियम मेरी कंपनी पे कर रही है। अब वो तो पर्सनल फायदा हो गया ना भाई, वो पैसे तो फाइनली मुझे ही मिलने वाले हैं। मेडिकल प्रीमियम में पैसे नहीं मिलने वाले हैं कुछ, अगर बीमार पड़ा तो जितना खर्चा हो रहा है वो मिलने वाला है, मतलब फायदा कुछ नहीं होने वाला है मेडिकल प्रीमियम में। तो इसीलिए अलग अलग रखा है, मेडिकल प्रीमियम को एग्जम्प्ट रखा है, लाइफ इंश्योरेंस को टैक्सेबल किया है।
एग्जाम्पल, मेरा 5 लाख का पॉलिसी निकाला मैंने, जिसका प्रीमियम 50,000 आता है साल का, तो 50,000 मेरे बॉस ने पे किया मेरे बिहाफ पे, तो वो मेरे इनकम में ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी। इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी मेरे सैलरी पे टैक्स कौन भरना चाहिए? मैं भरना चाहिए, पर मेरी कंपनी इतनी दिलदार है कि वो सैलरी पे टैक्स आएगा वो भी कंपनी भरेगी। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है भाई ये भी तो एक तरीके का फायदा है, वो भी सैलरी में ऐड करके फिर टैक्स गिनो आप। नेक्स्ट लिखो, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस बिल पेड बाय कंपनी। मतलब मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरे घर का पानी का बिल, मेरे घर का म्युनिसिपल टैक्स, घर का म्युनिसिपल टैक्स, हाँ, प्रोफेशनल टैक्स अलग होता है। तो घर का म्युनिसिपल टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो वो सब कुछ मेरे लिए इनकम है, मेरे सैलरी के स्टेटमेंट में ऐड होगा। तो सर, बोलिए। सर वो इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी है, हाँ, तो वो तो उसने टैक्स भर ही दिया ना, तो फिर हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? किसने मतलब भरा टैक्स? कंपनी ने भरा टैक्स, तो वो टैक्स कौन भरना चाहिए? हम लोग भरने चाहिए, मतलब हाँ, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को फायदा हुआ ना। हाँ सर, फायदा हुआ तो वो उसके सैलरी में ऐड करना है, हाँ ऐसा आप बोल हाँ, रहे हो, करेक्ट करेक्ट और फिर उस पे टैक्स ढूंढना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पर टैक्स अगर पहले ही भर दिया है तो फिर वापस टैक्स ढूंढना क्यों है? वो तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो सवाल पूछ रही है। हाँ, तो मतलब वो हाँ वो हमारे डोमेन में अभी नहीं आता है, वो जाने देना। लॉजिकली ये सोच कि तेरा सैलरी अगर 5 लाख है, तो उस पर टैक्स अगर 1 लाख आता है, तो वो 1 लाख कौन भरना चाहिए? तू भरनी चाहिए, तेरे पास 4 लाख बचना चाहिए। हाँ या ना? हाँ अभी तू 1 लाख हाँ। कैसे गिनेगी वो बात कर रही है, हम उसका कैलकुलेशन का बात नहीं कर रहे हैं। वो जाने दे, अभी हमने सीखा भी नहीं है कैसे कैलकुलेट कर। तो ओके सर। 1 लाख तूने अगर भरा है, तो वो 1 लाख भी तेरे इनकम में ऐड होना चाहिए, ऐसा लॉजिक है, क्योंकि फाइनली यू डिड नॉट पे। ओके सर। ओके, हाँ। फिर लिखो, गार्डनर सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। गार्डनर सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब घर में एक सर्वेंट रखा है, उसका पगार सैलरी जो है वो कंपनी ने पे किया, तो वो भी मेरे सैलरी में ऐड होगा, उस पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। गार्डनर का भी टैक्स मुझे भरना पड़ेगा सैलरी पे। अभी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, एक नया एग्जाम्पल देते हैं। ऑफिस हेल्पर अलाउंस दिया, ऑफिस हेल्पर अलाउंस। ये अभी सर्वेंट की जो बात की वो घर पे है। ऑफिस हेल्पर मतलब, अगर मान लो मेरे को ऑफिस में, एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ऐसा सब में आएगा कि मुझे एक अलाउंस दे रहे मेरी कंपनी से, ऑफिस हेल्पर अलाउंस 20,000 रुपया महीने का। अगर मैंने एक्चुअली ऑफिस में हेल्प करने के लिए मेरे अंडर किसी आदमी को रखा जो मेरे लिए काम करता है स्पेशली, और मैंने उसको 15,000 रुपया पगार दिया, तो 3,000 का जो फायदा हो रहा है मुझे, वो मेरे लिए इनकम है। वापस एक बार से, company is giving me a office helper allowance of 18,000. I actually keep one helper for me for office work and give him 15,000 salary. So how much I'm actually saving is 3,000, which will be my income. If I don't keep any office helper, तो पूरा का पूरा 18 is my income. समझा? हाँ बोलो।
यस सर। हाँ सर। Yes, sir. गुड, तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस हेल्पर अलाउंस, ब्रैकेट में लिखो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी लेस अमाउंट पेड टू ऑफिस हेल्पर, ब्रैकेट ओवर, विल बी टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी लेस amount paid to office helper, bracket over, will be taxable. फिर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो नीचे, if professional tax is paid by company, if professional tax is paid by company, it will be first added before gross salary, it will be first added before gross salary, and then will be subtracted under section 16, and then will be subtracted under section 16. So can you repeat? If professional tax is paid by company, then it will be first added before gross salary and then subtracted under section 16. तो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो अल्फैज है जिसने अपना प्रोफेशनल टैक्स खुद पे किया 2000 रुपया, खुद ही पे किया, तो वो सेक्शन 16 में हम माइनस करेंगे 2000 रुपया। पर अपना अमोघ है जिसका प्रोफेशनल टैक्स कंपनी ने पे किया, तो पहले हम उसके सैलरी में ऐड करेंगे 2000 क्योंकि वो उसका इनकम है, और फिर हम लेस भी करेंगे 2000। मतलब फाइनल इफेक्ट अमोघ में कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हो गया, ऐड भी हो गया, लेस भी हो गया। पर अल्फैज में 2000 माइनस हुआ क्योंकि अल्फैज ने खुद पे किया था। समझा बात को? हाँ सर। गुड, यस सर। वेरी गुड। अच्छा, आई थिंक इतना जो थियरी है वो सफिशिएंट है। अभी हम सम्स करने पे जाते हैं। 12, 13, 14 में 14 बाकी है हमारा। हाँ बोलो। हाँ सर, 14 बाकी है। करेक्ट, तो 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा। उसका आप फॉर्मेट बना दीजिए, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स, जल्दी से, फास्ट फास्ट। पूजा बहुत लेट आ गई बेटा तू आज। नहीं सर, मैं टाइम पे थी। अच्छा, हम्म। तो कौन लेट आया फिर? विधि लेट आई क्या? नहीं सर, मैं भी टाइम पे थी। अथर्व लेट आया। हाँ सर। अबे सबको पूछ रहा हूँ, सब टाइम पे थे। स्टार्टिंग में 7 बच्चे लोग थे सिर्फ। आई हैड टू वेट फॉर ऑल ऑफ यू। झूठ बोल रहे हैं सब के सब। चलो, फॉर्मेट रेडी। मैं जरा इरेज कर देता हूं और हमारा लैपटॉप को फोल्ड कर देता हूं।
चलो ऊपर लिखो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, मिस्टर माधव राज। माधव राज, क्या बात है। माधव यानी कि कृष्ण भगवान, और राज कर रहे हैं। ओके, हु इज पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ अर्जुन? ओहो चलो ठीक है, तो फॉर्मेट रेडी। बेसिक सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ, रिसीव्ड 11 महीने का, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या किया जाए जरा बताओ, मेरे को तो डाउट है, क्या करें? कोई तो बताओ। 12 मंथ्स का ही कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, हाँ 12 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, हम थोड़ी ना होंगे कंफ्यूज। मिला है या नहीं मिला है, सैलरी तो टैक्सेबल होता है भाई। 10,000 इंटू 12 यानी बाहर के कॉलम में 1,20,000 लिखोगे आप। फिर नेक्स्ट, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, आपको पूरा लिखना है। हाँ, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस बाहर के कॉलम में 12,000, 1,000 इंटू 12 फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर डियरनेस अलाउंस, अगर कुछ नहीं बोला है तो ब्रैकेट में लिख देने का पार्ट ऑफ सैलरी, कभी काम आ जाएगा। 2,000 इंटू 12 24,000 बाहर के कॉलम में लिखा। फिर लंच अलाउंस दिया, रे एक खाना दिया क्या, या खाने के लिए पैसे दिए? खाने के लिए पैसे हाँ दिए। हाँ, तो इनकम टैक्स बोलता है फिर हम कुछ एग्जाम्पशन नहीं देंगे, आपको जितना पैसा मिला है पूरे पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो जरा, 1 मिनट, डोंट राइट। इनकम टैक्स का लॉजिक क्या है? इनकम टैक्स बोलता है अल्फेज को पैसे दिए, तो अभी इनकम टैक्स के हाथ में नहीं है कि उसने खाना खाया उपवास किया, तो जितना पैसा मिला पूरा टैक्सेबल होगा 18,000। अब एक्चुअली अल्फेज ने 17,000 खर्चा किया है, पर इसका कोई फायदा उसको मिलेगा नहीं। पर अगर कंपनी ऐसे करती कि अल्फेज को बोलती बेटा तू खाना खा, अच्छे अच्छे होटल में जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आके बिल दे दे हमको, बिल के बेसिस पे हम रीइंबर्स कर देंगे। तो अब अल्फेज इनकम टैक्स को ये कॉन्फिडेंस है कि अभी कंपनी वाले चेक करके ही बिल पे करेंगे, तो मतलब अल्फेज को प्रॉफिट करने का कोई चांस नहीं है। जितना खर्चा होगा उतना ही पैसा मिलने वाला है। अगेन अल्फेज बिल में कुछ झोल करेगा वो अलग बात है। एग्जाम्पल, खाएगा इडली और लिखेगा कि मैंने क्या बोलते हैं, पनीर, पनीर क्या खाया रे, बोल अल्फेज क्या पसंद है तेरे को? सर मखनी पनीर या मक्खनी। पनीर चिली। हाँ, तो आया एक्चुअली वड़ा सांभर का 25 रुपए का बिल या 40 रुपए का, और पनीर मखनी का बिल बनाया 250 रुपए का। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो झोल है। तो इनकम टैक्स को ये कॉन्फिडेंस है कि अच्छा जितना खर्चा हुआ है उतना ही पे किया है, तो फिर अल्फेज को कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, समझ रहे हैं? पर अगर अलाउंस दिया है तो पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, लॉक किया जाए। हाँ सर। ग्रेट। मेडिकल अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, 400 रुपया महीना, 4,800। इसके जगह अगर अल्फेज को बोला होता बेटा बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जा, पैसा दे उनको, साल के एंड में सर्टिफिकेट दे, तो अल्फेज ने साल के एंड में 4,800 का बिल दिया कंपनी को कि देखो इतना, इतनी बार बीमार पड़ा था मैं, तो 4,800 टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि वो रीइंबर्समेंट हो जाता, 15,000 तक एग्जम्प्ट हो जाता। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,000 per month. Madhav Rao has 2 children and he has spent 22,000 for education. अरे भाई इसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 24,000 इनर कॉलम में लिखा, लेस एग्जाम्शन। एग्जाम्शन है 100 रुपीज 1 महीने का,
12 महीने का 1200, 2 बच्चों का 2400। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं क्या मालूम अपने को। तो नेट अमाउंट 21,600। बोनस टैक्सेबल होता है, बोनस 50,000 रुपया। अभी परक्विजिट आ रहा है। हाँ? अभी तक तो हम पहले सीख चुके थे, परक्विजिट अभी आ रहा है, देखो पढ़ते हैं। He has been given a rent-free accommodation at Vasant Vihar, Thane, along with furniture, AC, TV, fridge. Perquisite value according to this income tax rule is 22,000। तो ये सब दे दिए। अभी आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। हमने 2 कैटेगरीज लिखे थे, ए और बी। बी में फ्री वाले लिखे थे, ए में फ्री वाले लिखे थे, बी में टैक्सेबल वाले लिखे थे। तो किधर फॉल होता है बताओ, चेक करो। टैक्सेबल। टैक्सेबल है बी में। बी में। तो इधर आप लिखोगे रेंट फ्री अकोमोडेशन, पूरा लिखोगे रेंट फ्री अकोमोडेशन, और अमाउंट में लिखोगे 22,000 बस, और कुछ नहीं दिमाग लगाने का। समझा क्या? नेक्स्ट, he has taken a life insurance policy but premium of 12,000 is paid by employer। अच्छी बात है भाई, ये भी तो परक्विजिट है। तो लिखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ऐसे लिखना। कितना पे किया है? 12,000 पे किया है, वो भी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर हैज पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ माधवराज। अच्छा, माधवराज के ये सारे पैसे भी पे किए हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल, पर्सनल सर्वेंट, होटल एंड क्लब बिल, प्रोफेशनल टैक्स। तो ये सब टैक्सेबल है भाई, ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो आप क्या लिखो, हेडिंग लिख दो पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। चारों को 1 by 1 इनर कॉलम में लिखो, 21, 12, 6 एंड 2,500। इधर लिखना उसका डिटेल्स। मैं वेट करता हूं, हो जाएगा तो बताओ। सब हो गया। अभी ग्रॉस सैलरी लिखेंगे। ग्रॉस सैलरी इज द टोटल ऑफ एवरीथिंग। करके बताओ ग्रॉस सैलरी। चैट बॉक्स। 3,25,900। माँ कसम, कौन से क्लास में जाते हैं? SPCC सर। ओके, वेरी गुड। 3,25,900। फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। प्रीति कंफर्म किया मिस के साथ? तो मैम बोल रही थी कि 40,000 ही होगा, बिकॉज 40 to 50 है और उसमें एम्प्लॉय के हिसाब से होता है, तो हम लोग 40 ही करेंगे। अरे सर नए बुक में तो 50,000 दिया है न्यू एडिशन में। अरे 50,000 ही है, वो मिस ने लास्ट ईयर का दिखा दिया है, वो गलती से। हम लोग को सर 40 लेने के लिए बोल रहे हैं।
और मैंने उनको गूगल का वो सर्च करके बोला और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बोला है करके, तो मैंने सर आपका नाम नहीं लिया बिकॉज फिर वो बुरा मान जाएगी करके, मैंने पापा का नाम लिया। तो उसके लिए बोलती कि नहीं वो ना एम्प्लॉय के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो 40 to 50 के बीच में लेना होता है, तो हम लोग मिनिमम लेंगे। शी रे बाबा, as a teacher what is she teaching you? Not that she, like, it is absolutely okay to accept a mistake ना, अरे हाँ गलती हो गया, अरे नया करेक्शन आया था मैंने देखा नहीं, कौन सी बड़ी बात है। और इसमें हर साल करेक्शन आते रहते हैं, कुछ ना कुछ करेक्शन आता है। अब इतने बड़े एक्ट में कहीं पे कुछ मिस हो गया तो गलती हो गया भाई, अच्छा गलती मैंने 40 बोला था, अभी करेक्ट कर दो 50,000। इट्स अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। फिर विधि भी बोली कि ऐसा ऐसा है कि उसको भी डाउट है करके, तो हम दोनों को बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग रॉन्ग है, ऐसे वैसा करके बोल रही थी। हम लाइक ठीक है छोड़ो, वो ये मैम मान। खुद को डिफेंड किए जा रही थी। चलो जाने दो, पर बोर्ड एग्जाम में तो आप 50 ही लिखना। हाँ भाई, आपके कॉलेज के एग्जाम में जो वैसे वो बोले वैसे करना, पर बोर्ड एग्जाम में सर बोलिए। आया है, हाँ कॉलेज में चेंज करवाया है 50,000। हाँ, पर वो टीचर अलग है ना, या सेम टीचर है? हाँ नहीं नहीं अलग है तुम लोग सर की है। हाँ तो एनीवे ये हर साल चेंज होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कौन है। सी टीचर है तुम लोगों की? बीकॉम सर है, की? सर है हम लोग को, ओ, अभिषेक सर है। ओके गुड। तो 50,000 है फाइनल। अपने लास्ट ईयर 40 था, इस साल 50 कर दिए। चलो अब प्रोफेशनल टैक्स लिखेंगे। प्रोफेशनल टैक्स का क्या समझाया कि पहले ऐड किया जाएगा और फिर लेस भी करेंगे, तो 2,500 लेस कर दिया, तो अब आ गया नेट टैक्सेबल सैलरी। बोलो कितना आया? ठीक है, 2,73,400।